हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर पैरेलैक्स मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पैरेलैक्स समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ यूनिट्स लेके आऊँगा। ये हमारी कुछ कॉमन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट्स हैं लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। मैं उन्हीं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ अभी जो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करती हैं। क्यों समझ रहे हैं हम इस चीज़ को? ये काम आएगा। किस में काम आएगा? पैरेलैक्स मेथड लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करता है, वही हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका सिंबल है AU। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? बच्चों, ये हमारे अर्थ का सन से एवरेज डिस्टेंस है। मान लो ये सन है और ये हमारी अर्थ है। हम जानते हैं कि ये जो ऑर्बिट होता है दिस इज़ काइंड ऑफ इलिप्टिकल, तो इसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है सन से। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालें, उस एवरेज डिस्टेंस को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर आप बुक्स में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो मिलेगा आपको, इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। और ये हम जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमी में मेजरमेंट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं इस यूनिट को। और इसकी वैल्यू क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। इसको आप रफली अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों लाइट ईयर। तो बच्चों, लाइट ईयर क्या है? इट इज़ दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर, उसको कहते हैं लाइट ईयर। याद रखिएगा, ये डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। ईयर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम की यूनिट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? एक लाइट ईयर जो है ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है वैक्यूम में लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसने टाइम कितना लिया है? 1 ईयर, यानी कि 365 डेज। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, फिर मिनट्स एंड देन सेकेंड्स। सो इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे, सो दिस वुड कम आउट टू बी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 9 पॉइंट। ये वैल्यू वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राउंडिंग ऑफ ना ही करें तो अच्छा है। तीसरा हम आ जाते हैं पारसेक। ये आपके लिए नया है। पारसेक को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है, उसका सेंटर है और ये हमारी आर्क है। ये जो आर्क लेंथ है, अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, या यूँ कहें कि यहाँ पे मान लीजिए हम इतनी दूर चले गए हैं इस पॉइंट से कि ये आर्क जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो गई, और ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे जो आप एंगल सबटेंड करता हुआ देख रहे हैं, ये हो जाए 1 सेकेंड। मैं फिर से बोलता हूँ, पारसेक क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो उस समय पे जो ये लीनियर डिस्टेंस आया है, जिसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 पारसेक के बराबर। तो इसको निकाले कैसे? अब हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है बच्चों, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये हो गया S, ये हो गया R, और ये हो गया एंगल थीटा। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारा हो गया S इज इक्वल टू 1 पारसेक। पारसेक का कोई और सिंबल नहीं है। ये हो गया R, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा, ये एंगल हो गया 1 सेकेंड।
इसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ, क्योंकि फिज़िक्स में सारे एंगल रेडियंस में लिए जाते हैं। तो इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करके वहाँ डिवाइड करिए, फाइनली आपके पास 1 पारसेक की वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी है अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये जो है दिस इज़ अराउंड 3.26 टाइम्स लाइट ईयर। एक लाइट ईयर के 3.26 टाइम्स होता है, यानी पारसेक जो है वो लाइट ईयर से बड़ा है, और लाइट ईयर खुद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से बड़ा है। तो बच्चों पारसेक जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट दैट वी यूज़ फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा बड़े डिस्टेंस मेजर कर सकती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो 1 पारसेक इज़ ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आज तक जो हमने डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट इन्वेंट की है दैट इज़ पारसेक। ये सभी एस्ट्रोनॉमी में काम आते हैं, डेली लाइफ में हमारा इन पे कोई ज़्यादा इतना फोकस नहीं होता, क्योंकि मीटर किलोमीटर से ही काम चल जाता है। प्यारे बच्चों, अब हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज़ पैरेलैक्स मेथड। तो बच्चों पैरेलैक्स मेथड समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पैरेलैक्स का अपने आप में क्या मीनिंग है। बच्चों देखिए, हमारे पास देखने के लिए 2 आँखें हैं, और अगर हम किसी भी चीज़ को एक आँख से देखें तो हमें उसकी पोजीशन अलग नज़र आएगी, और अगर दूसरी आँख से देखें तो अलग नज़र आएगी। और जब हम दोनों आँखों से देखें तो एक फाइनल पोजीशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है बैकग्राउंड की वजह से, ऑब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड। मान लीजिए मैं ये एक आँख, ये दूसरी आँख, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरा मार्कर ही है, मैं इसको देख रहा हूँ ऐसे, ये मेरा मार्कर है। नाउ यहाँ का एक बैकग्राउंड है, ये एक बैकग्राउंड है, मान लीजिए दिस इज़ शेडेड पोर्शन एंड दिस इज़ कम्प्लीटली वाइट। तो आप इसे इसी टाइम करके देखिए, वीडियो पॉज करके, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। मान लीजिए मैंने ये वाली आँख बंद कर ली है, तो मुझे इस आँख से देखना है, तो मेरा व्यू पॉइंट क्या है, ये वाला। तो मेरा देखने का एंगल या लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ऐसे। तो मुझे लगेगा इस मार्कर के पीछे वाइट बैकग्राउंड है। फिर मैं इसको बंद करके इससे देखूंगा तो मेरा व्यू पॉइंट ये है, और मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगा, देखने वाली लाइन, ये लाइन ऑफ साइट है। तो मुझे लगेगा ये जो मार्कर है इसके पीछे तो शेडेड वाला बैकग्राउंड है। तो पहले तो ये बैकग्राउंड था, तो मेरा दिमाग एक इल्यूजन बना लेगा कि पहले ये बैकग्राउंड था, अब ये बैकग्राउंड, यानी मेरा मार्कर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। और आप इसे फ्रीक्वेंटली करें तो ये ऐसे ऐसे शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। आप अभी कोई भी पेन अपनी आँखों के सामने, अपने नाक के आगे आगे ले जाकर ऐसे, मान लीजिए ये आपकी आंखें हैं, ऐसे आगे करके देखिए किसी भी सामने वाली दीवार के आसपास, तो आपको ऑब्जेक्ट शिफ्टेड नज़र आएगा, अपना पेन हल्का सा शिफ्ट नज़र आएगा। इसी को कहते हैं पैरेलैक्स, यानी कि एक एपरेंट शिफ्ट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन द लाइन ऑफ साइट चेंजेस। इसी को हमने पैरेलैक्स का नाम दिया, और इसको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन बना के फ़िज़िक्स में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। बच्चों इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले फाइंडिंग द डिस्टेंस। किसी भी दूर स्टार या प्लैनेट का डिस्टेंस हम अर्थ से कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मून का ही मान लीजिए या किसी डिस्टेंस स्टार का मान लीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक बात ध्यान रखने की है, आपने अभी जो पैरेलैक्स मेथड अपनी आंखों के सामने किया होगा, बेटा आपका बैकग्राउंड जितना दूर होगा, जैसे ये आपकी आंखें हैं, यहाँ पे आप पेन को देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड रखा हुआ है, तो ये बैकग्राउंड जितना दूर होगा, ये ऑब्जेक्ट यानी कि जितना दूर होगा कुछ भी, तो उतना ही आपको शिफ्ट कम नज़र आएगा। आप एक बार पेन को अपने बिल्कुल आइज़ के क्लोज ला के पैरेलैक्स को देखिए कितना शिफ्ट मारता है ऑब्जेक्ट पेन, और एक बार पेन को बिल्कुल अपना आर्म स्ट्रेच करके आगे ले जाके देखिए, और फिर देखिए कितना शिफ्ट मारने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे जब आपका पेन दूर है तो कम शिफ्ट मारता है, और यही केस हो सकता है बैकग्राउंड के साथ भी। जब आप बहुत दूर वाले बैकग्राउंड के साथ देखेंगे तो शिफ्ट कम नज़र आएगा। तो इसी पॉइंट का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया प्यारे बच्चों, देखना एक बारी में समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक मैंने ऑर्बिट बना दिया है,
हाफ ऑर्बिट मान लीजिए, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से हमने जर्नी शुरू की है। तो ये कोई डिस्टेंट स्टार है जिसकी मुझे डिस्टेंस पता लगाना है यहाँ से यहाँ तक, और इसके पीछे कुछ और डिस्टेंट स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, एक सिंगल स्टार है मान लीजिए, जो ये बैकग्राउंड का काम करेगा। तो मैंने क्या किया, इस पोजीशन से इस प्लैनेट को या स्टार को देखने की कोशिश की, तो मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसे बन जाएगा। 6 महीने बाद अर्थ घूम के अपने हाफ ऑर्बिट में आ गई, तो फिर मैंने अपना नया व्यू पॉइंट पा लिया। अब मैं अर्थ को इस लाइन ऑफ साइट से देखूंगा, सॉरी इस प्लैनेट को या स्टार को, तो मैंने फिर इसको ऐसे देखना शुरू किया, अगेन उसी बैकग्राउंड के पास, उसी बैकग्राउंड के आगे। तो क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस बहुत दूर हैं, तो मुझे इस स्टार या प्लैनेट की पोजीशन में बहुत ज़्यादा अपरेंट शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। जैसा मैंने बताया, आप अभी करके देख सकते हैं, नाक के आगे कर रखिए और बहुत स्ट्रेच करके रखिए। तो जब बहुत दूर होगा तो इसकी पोजीशन बिल्कुल ना के बराबर हल्की सी शिफ्टेड मिली, तो मतलब इसको हम नियरली एक पोजीशन में लोकेट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें, सो दिस बिकम्स अ ट्रायंगल, दिस इज़ अ ट्रायंगल, और इसके अंदर ये वाला एंगल मैं बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैंने जब इसको अपने टेलीस्कोप से देखा होगा, तो मेरा टेलीस्कोप उस बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना ऐसे टिल्टेड था ये मैंने पता लगा लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी पता लगा लिया। इसको मान लीजिए कुछ भी थीटा नाम दे दीजिए, θ1 θ2, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये हाफ एंगल θ2 हो जाएगा, या जितना भी होगा। ये वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से नीचे वाला भी मुझे पता लग जाएगा ऐसे, तो मुझे पूरा एंगल पता लग गया। मान लीजिए मैंने उस एंगल को नाम दे दिया फाइनली थीटा। अब मैं इनको भूल जाता हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। और ये जो पोजीशन है, ये यहाँ से यहाँ तक आने की, ये वाला डिस्टेंस भी मुझे पता होगा। इसको मैं मान लेता हूँ s। सो नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया r, तो मेरे पास तो टेक्निक वही है, s इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब मुझे r पता लगाना था कि अर्थ का उससे एवरेज डिस्टेंस क्या है, जितना भी, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। याद क्या रखना है, थीटा हैज़ टू बी पुट इन रेडियंस, और s आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम आवर अर्थ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी पैरेलैक्स मेथड से अभी भी काफ़ी सारे यूरोपियन साइंटिस्ट जो हैं इसको पूरी गैलेक्सी में स्टार्स का एक मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3D मैप, यूजिंग द मेथड ऑफ पैरेलैक्स ओनली, जस्ट अ सिंपल मेथड। So in near future we can have a 3D map of our galaxy for our all expeditions that we might have. आइए चलते हैं इसी मेथड का एक और फॉर्म जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो इसमें दूसरे टाइप में क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, मैं यहाँ से किसी स्टार को देखता हूँ, और एक बार मैंने यहाँ से देखा, दूसरी बार मैंने यहाँ से देख लिया अर्थ पे ही जाके, तो अगेन मुझे ये वाला एंगल पता लग गया, और ये मुझे पता ही है पहले से, मुझे पता होगा मैं कितना ट्रैवल करके गया। सो दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ आर एंड दिस इज एस। तो अगेन एस इज इक्वल टू आर थीटा। आप सोचेंगे सर ये एस स्ट्रेट कैसे हो गया, एस तो आर्क होती है। व्हेन वी आर डीलिंग विद सो मैनी डिस्टेंसेस विच आर सो लार्ज एंड ह्यूज, तो ये जो आर्क लेंथ है, इसमें अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन भी मान लूँ, तो जो एरर आएगा दैट इज़ मैनेजेबल, एक्सेप्टेबल एरर आएगा विद इन लिमिट्स। सो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। तो हम इसमें सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आपका काम क्या है, आपको इस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, और आपको ये देखना है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इस एंगल को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं बेसिस। ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं टेक्निकल, वो आप याद रखिएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट न्यूमेरिकल्स। So this ends the parallax method. Now we shall move on to the next topic. बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट जहाँ पर भी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, और हम इसे किस तरीके से अपने कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे आपका जो प्लास्टिक वाला स्केल आता है उसको ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया 0, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, 2,
मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, तो मैंने स्केल इसके सामने रख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है। मान लीजिए ज़ीरो यहाँ है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये ज़ीरो है एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी यहीं से शुरू हो रहा है। नाउ सो दिस इज़ 1 यूनिट। 1 के बाद आप शायद इसको बोलें कि सर ये 1.1 है, और 1.1 के बाद ये कहीं बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसको 1.15 बोल देता हूँ, ऐसा कुछ। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, 1.1 ये तो श्योर था आपको यहाँ, ये जो आपने इसको बीच में 5 लिख दिया, ये आपने अंदाज़ा लगाया कि यार इन दोनों के बीच में आधा है, मैं इसको 5 लिख देता हूँ। सो यहाँ तक की जो मेजरमेंट थी 1.1, दैट वाज श्योर, 100% श्योर, रिलायबल। उसके बाद की जो मेजरमेंट है दैट इज़ अनश्योर, दैट इज़ नॉट रिलायबल, दैट इज़ जस्ट अंदाज़ा, गेसिंग। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है, आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं दुनिया में, उसके अंदर आप मेजरमेंट लिखते टाइम जितनी भी डिजिट्स को रिलायबल मानते हैं, साथ में एक अनरिलायबल डिजिट, इसके काउंट को कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कितनी डिजिट्स के बारे में आप श्योर हैं। जैसे इसका एग्जांपल लें, तो मैं 2 डिजिट के बारे में श्योर हूँ, तो 2 मेरी रिलायबल डिजिट हो गई, और जो अनश्योर है वो है 1 मेरी अनश्योर डिजिट हो गई। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 + 1 3। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ मेजरमेंट that are known reliably plus the first digit that is unreliable. So ये टोटल काउंट जो है इसको कहते हैं काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन थी, हाइपोथेटिकल है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं, कैसे जाने कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, लिखें कैसे, मेजरमेंट कैसे रिप्रेजेंट करें। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप लिखते चलिएगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर किसी मेजरमेंट में आपके पास ऐसा नंबर आया 132.73, इसमें कितने नॉन ज़ीरो डिजिट आए हैं, 5, 1 2 3 4 5। इन सभी को मानेंगे हम सिग्निफिकेंट। लास्ट की जो डिजिट है ये अनरिलायबल हो गई, और 4 हमारे पास रिलायबल हो गई। तो इन सब का काउंट क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1 दोहरा रहा हूँ दोबारा, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है, कोई ज़ीरो अगर आ जाती है नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो 1.002, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर कुछ ज़ीरोज़ फंस गई तो उनको भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंट क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 3, ज़ीरोज़। अब देखिए सारा खेल अब ज़ीरोज़ का रह गया, ज़ीरोज़ में ही सारे रूल्स बचे हुए हैं। ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको लिखिए, तभी एग्जाम्पल समझ आएगा। ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ आया, ये आया। इससे पहले की जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगी, वो काउंट नहीं होंगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1। अगर ये ऐसा होता 0.2, कितने हुए, 1। अगर ये होता 0.2 विदाउट डेसिमल, कितने हुए, 1। तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। याद रखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ये। ऐसा नहीं है आप बोले सर ये हो गया 102, तो भाई फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो ये हो गया, इससे पहले कोई ज़ीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रूल नंबर 2 लग जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट
आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिर्फ डेसिमल की पोजीशन इंडिकेट करती हैं, इसमें मेजरमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। ट्रेलिंग जीरोज to the right of decimal point are significant. This is a very important rule for people who like to measure things. ट्रेलिंग जीरोज का क्या मतलब है? ट्रेलिंग जीरोज बच्चों, ट्रेलिंग का मतलब है पीछे वाली, पूंछ वाली, एंड वाली। ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट when they are at the right of decimal point. Trailing zeros to the right of decimal point are significant. So if I write 1.20 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। डेसिमल के बाद भी कौन सा बात? बिल्कुल आखिर वाला। अगर वहाँ ज़ीरो आई है दैट इज सिग्निफिकेंट। 1.2000 कितने हो गई? 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये काउंट होंगी। क्यों काउंट होंगी? आज से पहले जूनियर क्लासेस में आप मुंह उठा के ऐसे ही लिख देते थे बिना सोच विचारे कि सर ये तो बराबर है ना, मैं तो ज़ीरो कितनी भी लगा सकता हूँ, मैथमेटिकली ठीक है ये, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। दे आर वास्टली डिफरेंट। कैसे? जो ऊपर वाला मेजरमेंट है ये कह रहा है कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, और ये कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि मैं तो 4 डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट लेके आया हूँ। क्या आपने कोई स्केल देखा है अभी तक जो 4 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग ले ले? आप जो ज्योमेट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, नहीं। हालांकि फिजिक्स में बहुत सारे हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है। सो दिस इंडिकेट्स कि आपका इंस्ट्रूमेंट 4 डेसिमल प्लेस तक दिखा सकता है। अगर आप अपने प्लास्टिक के स्केल की बात करें तो वो क्या करता है? वो तो 1 डेसिमल पॉइंट तक दिखाता है, 1.2, 3.1। कभी देखा है आप ऐसे लिख पाए उससे एक्यूरेटली? नहीं। सो दीज टू आर वास्टली डिफरेंट, और वो डिफरेंस हमें दिखता है सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू डायरेक्टली। सो ट्रेलिंग जीरोज विच आर एट द एंड विल काउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों रूल नंबर 5 पे। इसमें क्या है? ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर है 83200, तो इसमें जो 2 जीरोज आ रही हैं दे विल नॉट बी काउंटेड। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3, या फिर 180 ले लीजिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। सो ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसी रूल की एक और वेरिएशन है कि ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट will become significant if they come from a measurement. So if I write 180 meter, that means it has come from a measurement if there is a unit written beside it. तो इसमें significant figure count होंगे। ये क्या है फिर? This is just a random number. This is probably has not come from a measurement. This has not come from a measurement. तो अगर यूनिट लिखी है दैट मीन्स इट इज़ हिंट दैट इट हैज़ कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट से आया है तो फिर वो ट्रेलिंग जीरोस काउंट हो जाएंगे। रूल नंबर 6, यूनिट कन्वर्जन डज नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको बुक्स में एक और नाम से भी जाना जाता है, पावर्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10 रेज टू द पावर समथिंग। ये सिग्निफिकेंट फिगर को इफेक्ट नहीं करता। इसको कैसे समझें? भाई यूनिट कन्वर्ट करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी। तो मान लीजिए कहीं आपने लिखा है 123 मीटर, या मैं लिख देता हूँ, चलो इसको सिंपल केस ही ले लेते हैं पहले। 123 मीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही पहचाना आपने, 3। नॉन जीरो डिजिट है और मीटर लगा हुआ है, तो दिस हैज़ कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। लेकिन कोई ज़ीरो तो है नहीं, तो हमें उस पॉइंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ दिस हैज़ कम फ्रॉम मेजरमेंट और नॉट। अब मैं इसको कन्वर्ट करके लिख देता हूँ इतना सेंटीमीटर। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब
आप कहेंगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, आप तुरंत कहेंगे सर 5। अब ये भी आपने बताया है कि 3 तो नॉन ज़ीरो हैं तो काउंट होंगे ही होंगे, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते अगर वो मेजरमेंट से ना आए, लेकिन आपने तो यूनिट भी लिख दी है, इसका मतलब ये मेजरमेंट से आए हैं तो ये तो काउंट होंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 0 0 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, आपने तो एक ही रीडिंग ली थी, इसमें करा तो कुछ और सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसको आप और छोटी ले जाएंगे मिलीमीटर में तो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक इलाज ढूंढा। क्या कि भाई हमें तो ये देख के पता नहीं लगेगा कि कौन सा मेजरमेंट से आया है और कौन सा नहीं। यहाँ तो चलो मैंने आपको बता दिया था कि जी ये मेजरमेंट से है और मैं इससे यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो असली जवाब तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये है। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ और फिर आपसे पूछूं कि बताइए इसमें से किसका जवाब सही होगा, तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इससे 5 आ रहे हैं, इससे 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन मिलता है क्या, जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो जो भी ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं प्यारे बच्चों वो 10 की फॉर्म में लगाए जाएंगे। यानी कि आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे ऐसे, और पावर्स ऑफ 10 विल नॉट काउंट, दैट इज़ अ रूल। तो इसमें भी 3 हो गए और इसमें भी 3 हो गए। अब हमें इस सिरदर्दी में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इससे इससे कन्वर्ट हुए हैं कि यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं। सो बोथ ऑफ देम राइट हैव राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ईच। सो ये 6 रूल्स आप याद रखेंगे और किसी भी बेसिक बुक से आप कोई भी सिंपल प्लेन एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी। सो दिस कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, सिग्निफिकेंट फिगर्स का इन्वेंशन क्यों किया गया और सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, सारी रिलायबल डिजिट्स का काउंट और एक अनरिलायबल। लेकिन आपको इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन रिलायबल है कौन नहीं, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिर्फ काउंट ही बता दीजिए। और फिर हमने देखा कि 6 रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के। आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ राउंडिंग ऑफ।